सहायक निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस क्लब चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े किए। प्रेस क्लब के बाहर किए गए 23 वरिष्ठ सदस्यों के एडवोकेट अतुल रैना के नोटिस को भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मानने से किया इनकार। प्रेस क्लब चुनाव की राजनीति में नया मोड़ आया है, जहां सहायक निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट आशीष तिवारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी पर निशाना साधा और उन्हें निष्पक्ष रहने और 23 सदस्यों की सदस्यता को लेकर बयान दिया। वहीं 23 सदस्यों के वकील रैना ने कल हाईकोर्ट के आदेश का आधार लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगी को नोटिस जारी किया। बतौर रैना प्रेस क्लब चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। चूंकि कोर्ट इस संबंध में 23 लोगों की सदस्यता बहाली को लेकर पूर्व चुनाव में ही आदेश जारी कर चुकी थी, जो आज भी मान्य है। उसका परिपालन पूर्व चुनाव अधिकारी नायडू द्वारा भी पूर्व चुनाव में कराया गया था। वहीं अब 23 सदस्यों की सदस्यता बहाल कर उनके चुनाव भी लड़ने दिए गए थे। रैना के अनुसार योगी कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो बाहर किए गए सदस्यों में कई सदस्य प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर रहे हैं। ऐसे में उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। वैसे भी प्रेस क्लब के सहायक चुनाव अधिकारी तिवारी का मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर प्रश्न खड़े करना बहुत कुछ कहता है। देखिए, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमें एक जो पत्र दिया गया था कि चुनाव के सहायक चुनाव अधिकारी के लिए हमें पद पर नियुक्त किया गया था। फिर बाद में उनका ये कहना था कि मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे कि ये कौन चुनाव उनकी पैनल को बनाएंगे। तो उस चीज को लेके कुछ ऐसा मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी। तो हम उस अब संस्था में नहीं है और ना ही हमें उनसे कोई लेना देना है, क्योंकि जहाँ नियुक्त करने के बाद में उस नियुक्ति की वैल्यू नहीं है और वो फिर बाद में फिर तीसरा व्यक्ति नियुक्त करेगा तो वहाँ तो मतलब अपना स्वाभिमान को ठेस पहुँचाना है। तो मैं उसमें किसी प्रकार की कोई पद पे नहीं हूँ मैं, और मेरे को जो पद आवंटित किया गया था उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अब दूसरी बात जो है कि आप बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई आपत्ति आई है, तो किसी भी व्यक्ति को कोई अगर किसी इलेक्शन में या किसी कोई जिम्मेदारी को सौंपी जाती है, उसके पद पे नियुक्त किया जाता है, तो हर प्रकार की वो आपत्ति और समस्याओं के संबंध में जानकारी के संबंध में इनवाइट करते हैं। खुद ही उन्होंने लिखा है कि आप लाइए अपना कोई हो कोई डिस्कस। तो अगर ऐसा है, उन्होंने खुद कहा है, तो अगर कोई व्यक्ति उनको आपत्ति देता तो आपत्ति लेना चाहिए, है ना, और उसका समाधान भी करना चाहिए। ऐसा भी यथोचित जो समाधान हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो उनको करना चाहिए और वैधानिक रूप से करना चाहिए। इसके बाद में आपका कहना है कि आदेश के संबंध में, तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है ना। अगर उस प्रकार का कोई आदेश दिया है तो उसका अवहेलना तो कर ही नहीं जा सकती। सबसे पहले तो उस आदेश को स्वीकार करना पड़ता है और उसको पढ़ के आपको जो उचित लगे, जैसा उनको कोई अच्छा लगता है तो अपना रिप्लाई आपको फाइल करें और उसमें अपना अभिमत रखें। लेकिन आप जैसा बताया आपने कि वो आदेश को नहीं लिया और ये कर दिया और नोटिस नहीं लिया, तो जो चीज सुनी तो ये अनुचित है। ये कंटेम्प्ट के ऊपर लगातार कंटेम्प्ट की कार्रवाई है। ये न्यायालय की अवहेलना का अपराध है और प्रमाणित अपराध है। उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पारित हो चुका है और उसमें कुछ सदस्यों को जो उसमें अपीलार्थी थे उन सबको पुनः उसमें नामांकन करने का और नामांकन भरने का और ये सब चीज़ों को उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो पुराना जो हटाए जाने का जो था वो अपने आप में तो डिस्पोज हो चुका हुआ, तो उसको आगे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है और उसका पालन करना चाहिए, है ना। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका एक बोनाफाइड रिप्लाई भी दी जाना चाहिए। कल हम लोग गए थे, उनका सदस्यता सूची थी, 2 सदस्यों की फीसें नहीं भरी गई थी। फीस भरने के लिए बैठे थे वो, जब हमने बोला उनसे तो उन्होंने कहा कि हम अध्यक्ष से बात करने के बाद फीस भरेंगे। तो क्या चुनाव अधिकारी हर काम अध्यक्ष से पूछ के करेगा? क्यों करेगा, मतलब क्यों कर रहा है? पक्षपातपूर्ण चुनाव अधिकारी का पावर काम करेगा कि अध्यक्ष का पावर काम करेगा? चुनाव अधिकारी जब आ गए हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी, और उस कुर्सी पे बैठ गए हैं, मतलब पदभार संभाल लिया उन्होंने, तो अब जो भी कुछ होना है तो वो स्वयं निर्णय से होता है। अब पारदर्शिता और निष्पक्षता ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसे धारण करना चाहिए और उसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। पावर किसका, अध्यक्ष का रहेगा कि चुनाव अधिकारी का पावर? मोस्ट प्रोबेबली चुनाव अधिकारी इम्पोर्टेंट है। उज्जैन के न्यायालय परिसर के बाहर स्टाम्प बेचने वाले व्यापारी पर 3 वकीलों ने हमला कर दिया, जिसमें स्टाम्प वेंडर को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस में ही स्टाम्प बेचने वाले वकीलों ने मारपीट कर दी, जिसमें गंभीर घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया। हालांकि माधवनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले आरोपियों को थाने लेकर गई।
मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। गेट पर बैठते स्टाम्प बेचने का काम करता हूँ और मेरे साथ एक साथ तीनों ने मिलकर एकदम जानलेवा हमला कर दिया और आकाश शर्मा के हाथ में पत्थर था, उसके पत्थर से मेरे सिर में मार दी और तीनों ने लाख 200 से मतलब मुझे छोटे पहुँचे। इन्होंने मेरे छोटे भाई को मारपीट करी थी, सिर में टाँके आए थे, तो इन्होंने मतलब समझौता कर लिया था कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, अगली बार रिपोर्ट दर्ज मत कराओ, बोले हमारे छोटे की सनद आने वाली है, बोले इसकी सनद रुक जाएगी। तो फिर हमने जो है समझौता कर लिया था इससे। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां अवैध रूप से शोरूम, गैरेज और गोदाम संचालित हो रहे हैं और हम्मालों से मंडी एक्ट के विरुद्ध काम लिया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में चल रही अवैध गतिविधियों पर प्रशासन के जवाबदार अधिकारी और मंडी सचिव भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम्माल तुलावटी संघ एकता फेडरेशन के उपाध्यक्ष शेर खान मेब ने बताया कि हम्माल के मुखिया ने बताया कि मंडी में हर तरह की अवैध गतिविधि जारी है, जिस पर मंडी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मंडी में नियमों का उल्लंघन हो रहा है और मंडी में अवैध रूप से शोरूम, गैरेज, गोदाम संचालित हो रहे हैं। हम्मालों से मंडी एक्ट के विरुद्ध काम लिया जा रहा है। मंडी सचिव इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंडी में सब सारे काम सब अवैध हो रहे हैं, एक भी नेम से काम ना हो रहा है। व्यापारी 50 किलो की जगह कुंटल तुकवा रहा है, ट्रकों में 9 टन की जगह 20-20 टन भराया जा रहा है। खाद खली की दुकान अवैध लगी हुई है, शोरूम अवैध बने हुए हैं। मोहनगर की साइड में जो है 50-60 को दरवाजे बने हुए हैं। इसके अलावा माल धुलने के लिए बिना गेट पास के गेट वाले निकाल देते हैं। व्यापारी की सोयाबीन धुलने जाती है, रोज़ 200 बोरी रोज डेली धुलने जाती है। कंट्रोलों का माल बिकने आता है, व्यापारी सब खरीदते हैं। यहाँ पे सारे काम अवैध हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 10 ट्रैक्टर शोरूम है, कम से कम 10 एक यहाँ मंडी में, और 10 से 20 ट्रैक्टर गैरेज है। ट्रांसपोर्टर खुला हुआ है, यहाँ ट्रांसपोर्टर एरिया बना हुआ है। यहाँ पे कोई सुनता नहीं है साहब, मोटी रिश्वत दे के नहीं काम हो रहा है। सबको पैसा चाहिए। कोई फील्ड ऑफिसर को कई बार शिकायत करती, फील्ड ऑफिसर कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। इसका मतलब तो ये है कि सब उनके संरक्षण में हो रहा है। कृषि उपज मंडी के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मंडी बहुत पुराने समय से निर्मित है और इसकी व्यवस्था पुराने समय के हिसाब से चली आ रही है, जिस पर लगातार नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी से चर्चा की जा रही है और मंडी को नई व्यवस्था के हिसाब से चलाने की बात चल रही है। जल्द ही व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। साथ ही दुकानों के बाहर पोर्च में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंडी में बिना रसीद के बाहर माल ले जाने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई होगी। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही विषय है। एक्चुअल में यह मंडी 1930 से हमारे यहाँ क्रियाशील है और उस समय चिमनगंज मंडी ये निर्जन एरिया हुआ करता था। तो इस मंडी के जब डायरेक्टर होते थे तो उनके द्वारा जब यहाँ पर व्यापारियों को सेटल किया गया तो उनको रेजिडेंस कम गोदाम की सुविधा तत्समय दी गई थी। उसके बाद मंडी अधिनियम 2009 में चेंज हुआ और व्यवसायी, गैर कृषि व्यवसायी एवं अन्य इन लोगों के विरोध में मंडी प्रशासन ने आवाज़ उठाई और उनको रेगुलाइज करने के संबंध में अभी मंडी प्रशासन मंडी बोर्ड स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही जो आपको गोडाउन जो बाहर की तरफ खुलने का विषय है, मंडी प्रशासन के द्वारा 10 मीटर रोड MR11 बनाने के लिए नगर निगम को दी गई थी, जो कि पूरा उतना चौड़ा रोड नगर निगम ने नहीं बनाया और उस जगह पर अतिक्रमण हो गया है, जो कि नगर निगम से हटवाना है। और उस चौड़े रोड की यदि नगर निगम को आवश्यकता नहीं है तो वो पुनः मंडी को वापस करे, जिससे मंडी वहाँ पर अपने और अन्य प्रकल्प लेकर आए, जिससे किसान बंधुओं को फ़ायदा हो। अभी हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज और कलर सार्टेक्स प्लांट की स्थापना होनी है, जो कि उसी जगह पर होनी है। सेम विषय है, जो कहते हैं विषय, क्योंकि ये सभी लोग जब 1930 से मंडी हमारी यहाँ चालू हुई है, नियमन व्यवस्था लागू हुआ और जब चिमनगंज में शिफ्ट हुई है, तब उस समय ये एरिया इतना विकसित नहीं था और यहाँ पे सभी लोग उसी समय से साथ रह रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। अब इनकी पूरी तरह छटनी की जा रही है और मेरे द्वारा 500 एकड़ में एक टर्मिनल मार्केट बनाया जा रहा है। तो ये छोटा सा हाट बाज़ार बन के रह जाएगा और आगे जो 500 एकड़ में टर्मिनल मार्केट बनेगा,
जिसमें एक जंबो हब रहेगा। उसमें हार्टिकल्चर की भी सुविधा रहेगी, कृषि विभाग की भी सुविधा रहेगी, उसमें हमारे मार्केटिंग फेडरेशन खाद बीज की भी व्यवस्था रहेगी। ये सारी चीज़ें और फैक्ट्रियाँ भी उसी के अंदर रहेंगी। एक अप्रैल को कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल को अखिल भारतीय मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन कालिदास अकादमी में मनाया जा रहा है। यह वर्ष टेपा सम्मेलन का 50वां वर्ष है। अखिल भारतीय सम्मेलन के सचिव मनीष शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर कार्यक्रम में आने वाले अतिथि और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष टेपा सम्मेलन में लाफ्टर के सुनील पाल आ रहे हैं, जो शहर की पब्लिक को हंसाएंगे। 2 वर्ष कोरा साल होने के कारण टेपा सम्मेलन का आयोजन 2 साल बाद किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कालिदास अकादमी में किया जाएगा। ये वर्ष 50वां साल है टेपा सम्मेलन का। डॉक्टर श्री शर्मा की स्मृति में देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक